नमस्कार आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो दिल और दिमाग को क्लास में खोल के रखिएगा और हो सके तो पेन कॉपी अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि मैं सभी चीज़ों को यहाँ पर लिख नहीं सकता, क्योंकि बोर्ड पर सीमित चीज़ों को ही लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, तो सभी उम्मीद करूंगा कि आप एक पेन और कॉपी उठाएंगे और लिखते हो जाएंगे। बेहतरीन तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें आज नई देखने को मिलेगी, नया कुछ कंटेंट पढ़ने को मिलेगा, ये गारंटीड देता हूँ। और इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत सारी चीज़ें आप नई सीख पाओगे। इसी तरीके से सभी बायोलॉजी की सभी टॉपिक पर मैं वीडियोज़ क्लासेस लाने वाला हूँ, तो डे बाई डे आती रहेंगी, तो सभी लोग जुड़े रहिएगा। चलो शुरू करता हूँ मैं विदाउट टाइम वेस्ट के, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र के बारे में जानने से पहले जानिएगा पाचन क्या होता है। क्या पाचन क्या होता है? पाचन का मतलब ही होता है जो भोजन के अणु होते हैं उनका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। भोजन के अणुओं की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना कहलाता है पाचन। और जो तोड़ने में सहायक हैं, भोजन के जो अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ने में जो सहायक अंग होते हैं, उन सभी अंगों को बोलते हैं पाचन तंत्र। उन सभी अंगों से मिलकर बनता है आपका पाचन तंत्र। समझ आया कि भोजन के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और जो तोड़ने में जो सहायक अंग हैं, उस पूरे अंग तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये हुआ आपका पाचन तंत्र। जब ये टूट जाता है तो एनर्जी ऐसे मिल जाती है कि नहीं? एनर्जी कब मिलती है? जब ये टूट जाता है, जैसे ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, क्या ग्लूकोज बना, अब क्या होता है, आप करते हैं श्वसन। क्या करते हैं? श्वसन। जब इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है तो फिर बनता है आपको एटीपी। क्या? एटीपी। फिर उसके बाद आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है और आप कोई भी वर्क कर पाते हैं। समझ आया? पाचन क्यों करते हैं? पाचन करते हैं हम किस लिए करते हैं? ऊर्जा के लिए। किसके लिए? ऊर्जा। ऊर्जा के लिए सबसे पहले डायरेक्ट इससे पाचन से ऊर्जा नहीं बनती है। ऊर्जा बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि मैं आपको आगे वाले टॉपिक में कल पढ़ा दूंगा, ठीक है भाई। चलो तो ध्यानपूर्वक समझ में आ गया होगा। तो पाचन का मतलब होता है सिंपल सा, दोबारा से फिर बता देता हूं, फिर चीजों को ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। भोजन को छोटे छोटे अणु में तोड़ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का, राइट। चलो बात करते हैं इस ये प्रोसीजर में क्या क्या होता है, कौन कौन चीजें सहायक होती हैं। एक तो इसमें होती है आहार नली और एक होती है सहायक ग्रंथियां। आहार नली आपकी जिसके थ्रू भोजन जाता है पूरा का पूरा आपका। दूसरा, इसमें जो सहायक जो ग्रंथियां हैं, भाई खाना खाया तो ऐसे तो नहीं तोड़ देंगे, हथौड़े तो है नहीं हमारे पास, तो जो ग्रंथियां हैं इनसे एंजाइम्स निकलते हैं, वो हेल्प करते हैं भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए। तो ये सब चीजें समझेंगे। अब बात करेंगे आहार नली की। जो जो आहार नली है, आहार नली हमारी कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? मुख से। तो यह मुख के बाद आता है मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका या अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ये आपके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें रहेंगी। सहायक ग्रंथियों की बात करूंगा, इसमें लार ग्रंथि रहेगी, जठर ग्रंथि रहेगी, यकृत, अग्नाशय, ये सभी ग्रंथियां इसमें सम्मिलित रहेंगी। अब मैं बात करने वाला हूँ, अब टॉपिक पर आते हैं। पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने समराइज करके लिखा है, मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बोल के ही समझाऊंगा। अब बात करता हूं यहाँ पर, सबसे पहले मुख की बात करें। किसकी बात करें? मुख, मुख गुहा, ठीक है। तो मुख में क्या क्या चीजें आती? आपका दांत काउंट होता है, एक आपका चिक गाल काउंट होता है, और क्या होता है? जीभ होता है, एक पैलेट तालु होता है। और इसके अंदर आपने देखा होगा, आप मुंह खोलेंगे तो आपके मुंह के ऊपर से यहाँ पर लटकता है, जिसे यूबल बोलते हैं या अलजिबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजिबा बोलते हैं, जो कि मुख गुहा के सभी ये पार्ट्स होते हैं। जहां पर क्या होता है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जैसे आपने खाया तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर होता है मुख गुहा के अंदर। आप क्या बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा के अंदर होता है। सर कौन करता है? सर लार करता है। लार में सर कौन सा एंजाइम काम करता है? तो टाइलिन एंजाइम इसमें काम करता है, हेल्प करता है। कौन सा? टाइलिन एंजाइम, अभी बताने वाला हूं, तो समझ लीजिएगा एक बार। मुख गुहा में कौन क्या क्या चीजें होती है? दांत होते हैं, आपकी जीभ होती है, तालु, यूबल। यूबल क्या होता है? मैंने बताया कि आप जीभ को ऊपर से खोल के खोलोगे तो इस तरीके से एक लटका हुआ होता है, ठीक है। तो जो एक उभार होता है उसको यूबल बोलते हैं। यूबल या अलजिबा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी आपको नहीं पता होगा शायद, यूबल बोलते हैं जिसे। इसका काम क्या होता है? एक तो इसका काम होता है कि भोजन को दिशा देने का काम करता है, क्योंकि देखो हमारे शरीर में जो भोजन जाता है ना, तो पहले क्या होता है, इस तरीके से ये
स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर। घाटी ढक्कन होता है, एक तो घाटी क्योंकि देखो श्वसन नली होती है और ग्रास नली होती है, क्योंकि घाटी ढक्कन जहां पर जो होता है ना, ये क्या काम करता है, हमारे भोजन को श्वसन नली में गिरने से बचाता है। मैं पढ़ाऊंगा अभी घाटी ढक्कन के बारे में, थोड़ा सा समझो कि ये दिशा देने का काम करता है। युवल क्या करता है, भोजन को भी दिशा देने का काम करता है। और कुछ लोग आपने देखा भी होगा, सुना होगा, रात में क्या खर्राटे लेते हैं, क्या लेते हैं, खर्राटे लेते हैं। तो खर्राटे किसकी वजह से लेते हैं, तो पूछ भी लेगा, क्वेश्चन बनेगा। तो खर्राटे लेते हैं हम किसकी वजह से, युवल की वजह से, या अलजिबहा बोलते हैं जैसे, इसकी वजह से हम लोग खर्राटे लेते हैं। होठ जो कि एक लिक्विड मटेरियल को बाहर आने नहीं देते हैं। ये आपको समझ आया। अब मैं बात करता हूं यहां पर सबसे पहले दांतों के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। हमारे जो दांत होते हैं, हम विषम दंती होते हैं, इन्हें इंग्लिश में बोलूं तो हेटोडोंट बोलते हैं। क्या, हेटोडोंट। तो हमारे जो दांत कितने प्रकार के होते हैं, एक होते 4 प्रकार के, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में बोले तो कृदंतक, रत्नक और अग्रचवड़क और चवड़क। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं पढ़ा रहा है इंग्लिश में तो, ठीक है, क्योंकि समय ज्यादा लग हो जाएगा फिर भाई। ठीक है, तो ये 4 तरीके के होते हैं। हम कैसे प्राणी हैं, हम विषमदंती प्राणी हैं। मनुष्य की जीवन, ध्यान सुनिएगा, मनुष्य की जीवन में दांत 2 बार आते हैं, एक अस्थायी दांत जैसे टेम्पररी, और दूसरे होते हैं परमानेंट दांत। तो कौन कौन से होते हैं वो सभी चीजें आप समझ लो थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर पूरी चीजों को लिखा नहीं। टेम्पररी दांत होते हैं, एक टेम्पररी होते हैं और परमानेंट होते हैं। सर टेम्पररी कितने होते हैं, परमानेंट कितने होते हैं, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और समझते हो जाएगा। सबसे पहले जो टेम्पररी दांत आते हैं उनको कहते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं उनको, दूध के दांत बोला जाता है। अब समझते हो चलिएगा, जो हमारे दांत हैं हेटरोडोंट होते हैं, हम जैसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, इंसीजर या इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर या मोलर होते हैं। इनकी संख्या क्या क्या होती है वो समझ लेना। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आपको ये बोर्ड भरा हुआ आपका, तो मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपको दंत सूत्र ये जो मैंने लिखा है बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखो, आपका ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा, इनको बीच में से काटो, यहां से बीच में से काट दिया, इधर वाला और इधर वाला 2 पार्ट कर दिए। ठीक है सर, ध्यान सुनिएगा, ये ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा, इनको 2 पार्ट में इधर और इधर कर दिया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, देखो ये इसी तरीके से यहां पर देखो, ये हमने 2 भागों में बांटा कि नहीं बांटा सर, बांट दिया, बांटा कि नहीं बांटा भाई, बांट दिया। जब 2 भागों में बांटेंगे इस तरीके से तो 4 भाग हो गए, 4 भाग हुए ना, कि ऊपर के 1 2 4 भाग हो गए, ये हो गए 4 भाग। तो सबसे पहले क्या होता है कि 2 का मतलब होता है कि जो इंसीरियर वाले हैं ये सभी कितने होते हैं, 2 ऊपर है, 2 इस तरफ, देखो 2 इस तरफ होंगे, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, तो ये होते हैं 8। कितने होते हैं, इंसीरियर की संख्या होती है 8। कितनी संख्या होती है, तो चारों जगह 2 2 लिखे, तो 2 2 2। ध्यान से सुनो, हमारे 2 जबड़े होते हैं, 2 जबड़ों को बिल्कुल बीच में से काटिएगा, काट दो, ऐसे निशान समझ लो आप, कुछ भी ऐसे करेंगे तो इधर ऊपर वाले भी 2 पार्ट हो गए, नीचे वाले भी 2 पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। यहाँ देखिए 4 पार्ट हो गए। अब जो इंसीजर या केनाइन जो या इंसाइजर वाले जो दांत हैं वो कितने होते हैं, आपके 8 होते हैं। 8 बोले तो 8 4 भागों में 8 को बांटेंगे तो 2 2 आएंगे ना। तो सबसे पहले 2 इधर आगे, 2 इधर आगे, 2 इधर, 2 इधर, तो हो गए आपके 8 ही हो गई। ठीक है भाई, तो इंसीजर वाले कितने हुए, आपके 8 दांत यहाँ पर क्लियर होते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, केनाइन वाले कितने होते हैं, केनाइन वाले कितने होते हैं, तो केनाइन वाले होते हैं सर 4। केनाइन वाले मतलब 4 होते हैं। इनका काम क्या होता है, थोड़ा काम भी समझते चलो। जो इंसीजर वाले होते हैं इनका काम होता है सिर्फ भोजन को काटने का। आपने कोई फूड खाया तो उसको काटेगा। इंसीजर वाले या इंसाइजर वाले दांत होते हैं जो कि काटने का काम करते हैं भोजन को। नेक्स्ट बात करते हैं केनाइन वाले दांतों को टीयरिंग या बाइटिंग जो टीथ भी कहते हैं। टीयरिंग बाइटिंग टीथ का मतलब क्या होता है, चीड़ फाड़ करने वाले दांत कितने होते हैं, ये पूछ सकता है आपसे। तो आपको बताना सर 4 होते हैं। जब 4 ही दांत होते हैं तो चारों जगह एक एक रख दो। क्या रखेंगे, चारों की जगह एक 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 और एक रख दिया, 21 बन गया। चलो यहाँ तक चीजें बिल्कुल ठीक है, चली आ रही है। अब बात करते हैं प्रीमोलर कितने होते हैं सर। प्रीमोलर का क्या काम होता है, ये ग्राइंडिंग करने का, ये पीसने का काम करते हैं। जो आपने कुछ भी फूड खाया उसको चीड़ फाड़ कर ये केनाइन ने अब उसको थोड़ा सा पीसने का काम करेंगे। पीसने का काम कौन करेगा भाई, प्रीमोलर करेगा। इनकी संख्या होती है 8। इनकी संख्या 8 होती है तो 2 2 यहाँ पर भी बढ़ाएंगे, 2 यहाँ पर भी बढ़ाएंगे, 2 यहाँ पर बढ़ाएंगे और 2 यहाँ पर बढ़ा दिया सर, 2 2 बढ़ा दिया
सर? बिल्कुल ठीक है सर, 2 यहाँ पर बढ़ाया, 2 यहाँ पर बढ़ा दिया। अब बात करते हैं आगे की। मोलर, ये जो मोलर कहाँ है भाई? ये रहा मोलर। ये मोलर है, इनको बोला जाता है कि विजडम टीथ या अकल की जो बुद्धि की दांत बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? बुद्धि की दांत या अकल की दाढ़ आ जाती है, ऐसे बोलते हैं। ये लगभग ये कोई जरूरी नहीं है, ये कैसा अंग है? जो दांत होते हैं ना, अकल की जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? ये एक्चुअल में एक कैसे बर्मी, एक मिनट, इसको क्या बोलूं मैं इसको? अवशेषी अंग, क्या बोल सकते हैं इसको? वर्मी फॉरस बोले, या फिर इसको बोल सकते हैं अवशेषी अंग होते हैं। कौन से? अकल के डांड। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान के अंदर ही अकल के डांड आते हों। ये एक तरीके से धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो प्री मोलर की संख्या कितनी होती है सर? 12 होती, सॉरी, मोलर की संख्या कितनी? 12 होती है। इसकी 8 होती है, इसकी 4 होती है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा भाई, आपको समझ में आएगा धैर्यपूर्वक, ठीक है? तो में दांत कितने प्रकार के होते हैं सर? 4 होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका काम होता है काटने का, इसका काम होता है चीरफाड़ करने का, और प्रीमोलर का काम होता है पीसने का, और मोलर का काम होता है उनको मिलाने का। क्या? मिलाने का काम करता है मोलर। तो ये होते हैं। अब देखो यहाँ पर 12 दांत है मोलर, तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 3 और रख देंगे, 3 तो 3 ये हो गए आपका, ये वयस्क दंत सूत्र हो जाता है आपका तैयार। 21 ये आपको समझ में आया होगा। 21 कैसे आया? 4 भागों में बांटा, ये समझ में आपको आ गया, ठीक है? बच्चों की बात कर रहा हूं, आपसे पूछेगा कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो आप खुद बताइएगा सर बच्चों में आपको कौन से दांत नहीं दिखाई दे रहे? सर हमें ये दांत नहीं दिखाई दे रहे, मतलब प्री मोलर वाले आपको दांत दिखाई नहीं दे रहे। सर बच्चों में कौन से दांत नहीं होते? प्री मोलर बच्चों में दांत नहीं होते। या फिर पूछे तो कि बच्चों के अंदर जो मोलर दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो बताएं, क्या बताएंगे भाई? क्या बताओगे? बोलिए मेरे साथ। 2, ठीक है? कितने बताओगे भाई? 2, 4, 6, 8। कितने हो गए सर? 8 हो गए। 2, 4, 6, 8 हो गए। तो बच्चों में प्री मोलर की संख्या कितनी होती है? 8, सॉरी, मोलर की संख्या कितनी होती है भाई? 8 होती है। ये भी समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पहले 3 था, अब 2 हो गया, तो 4 जगह डिवाइड करेंगे तो 8 आपका हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने बता दिया, इंसीजर 4 ही होते हैं, केनाइन वाले 1 ही होते हैं, प्री मोलर बच्चों में होते नहीं है। ये आपको समझ में आ गया। अब अवशेषी अंग कौन कौन से होते हैं ये बताया मैंने। अकल के जो दांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या फिर अब मैं बात करूं इनमें हमारे शरीर के अंदर अवशेषी अंग कौन कौन से होते हैं वो भी समझ लो। चलो अवशेषी अंग की बात करूं, जो हमारा जो एयर जो मसल है, एयर मसल है, जो कर्णपिन्ना बोलते हैं, ये भी एक अवशेषी अंग है। इन फ्यूचर ये भी क्या है? खत्म हो जाएगा। हमारे बॉडी पर जो हेयर है, बॉडी हेयर है, ये भी एक अवशेषी अंग है, जो कि धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाएंगे हमारी बॉडी से। नेक्स्ट बात करते हैं अपेंडिक्स। आपका जो अपेंडिक्स है, जो कि मैं अभी बताऊंगा बड़ी आंत में, तो वो भी एक अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब यही होता है कि उनका पहले यूज होता था, आज उनका यूज कुछ भी नहीं है, हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है, तो अवशेषी अंग इनका पहले यूज होता था। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जो टेल बोन है, मतलब पीछे की जो रीढ़ की हड्डी के पीछे जो हड्डी है यहां पर, तो वो उसको बोलते हैं, ये सभी अवशेषी अंग होते हैं। पहले पूंछ हुआ करती थी, आज पूंछ नहीं है। थोड़ा समझ में इनकी कोशिश करिएगा। काफी दिन बाद अभी क्लास ले रहा हूं, क्योंकि घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, अंकल एक्सपायर हो गए थे भाई, तो थोड़ा सा शायद आपको चीजों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझने में, बट आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें समझ में अच्छे तरीके से आएंगे। और यहाँ से रेगुलर आपको सभी के सभी क्लासेस मिलती रहेंगी, बस शर्त है आप ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा और थोड़ा भी सपोर्ट भी बना रखिएगा भाई, ठीक है? चलो, तो यहां तक आपका दांत वाला पार्ट आपका क्लियर हुआ। मुखगुहा में दांतों से आपका भोजन है, उसकी कटाई हो गई, छटाई हो गई, सब कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब आते हैं जीभ के पास। चलो, जीभ का काम क्या होता है बताएंगे? जीभ का काम, तो सर जीभ का क्या काम क्या होता है? एक तो हमें ये जो भी हम बोलना चाहते हैं शब्द बनाने में सहायता करते हैं। क्या जीभ क्या करती है? देखो हमारे स्वर, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपको मैं स्वन जो उसको उत्सर्जन या श्वसन तंत्र इन सभी के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको आते जाएंगे। यहाँ पर जो कंठ होता है ना, कंठ से जैसे कोई भी पहले क्या होता है, आपके दिल में कोई भाव आता है, विचार आता है, अब आपको उनको व्यक्त करना है, आपको मुझे बताना है, तो आप थोड़ा सा उनको प्रयास करेंगे बोलने की। जब आप उनको बोलने की प्रयास करेंगे, एक हवा के माध्यम से आएगा, तो हमारे कंठ पर वो टकराएगा। कंठ पर टकरा गया तो ध्वनि बन जाएगी। कंठ पर टकराने के बाद क्या होगा? ध्वनि बनेगी। ध्वनि बनने के बाद उनको शब्दों का रूप देने का काम करते हैं जीभ।
क्या, जो ध्वनि को शब्दों का रूप देने का काम करती है आपकी जीभ। तो ये भी समझ लीजिएगा, शब्दों का रूप कौन देता है, ध्वनि को, तो जीभ देने का काम करती है। सर जीभ का और काम क्या है, सर जीभ में पाई जाती है टेस्टिंग वर्ड्स। क्या, टेस्टिंग वर्ड्स बोले तो स्वाद कलिकाएं जीभ के अंदर पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं उम्र के साथ घटती हुई जाती हैं। जैसे बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो उनको स्वाद वगैरह ज़्यादा नहीं होता, नई उम्र में भाई ज़्यादा स्वाद वगैरह का वो रहता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो स्वाद कलिकाओं की मात्रा भी कम होती जाती है। हमारे, देखो आपने देखा होगा जैसे कोई तीखी चीज़ मिर्ची खा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तीखापन लगता है। तीखापन क्यों लगता है, जो स्वाद कलिकाएं हैं इनके अंदर जो क्या स्वाद कलिकाओं में यहाँ पर कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में हल्कापन जलन होता है। कोशिकाओं की जलन के कारण होता है, क्या होता है कि हमें तीखापन महसूस होता है। तो ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करिएगा कि तीखापन क्या है। तो तीखापन कहते हैं जो स्वाद की जो कोशिकाएं हैं, जो कलिकाएं हैं, उनका जलना ही क्या कहलाता है भाई, तीखापन कहलाता है। ये आपका हुआ जीभ, क्लियर हुआ जीभ के बारे में। और समझ लो जीभ का जो आगे वाला पार्ट होता है ये मीठे स्वाद को पता लगाने का काम करता है। जैसे लहसुन है, कड़वी चीजें कोई भी, तो वो कड़वा पीछे, जैसे आपका क्या बोले तो भाई कड़वी कड़वी चीजें, बताओ कड़वी कड़वी चीजें कौन कौन सी होती है भाई, जितनी भी जो कड़वी चीज होती है ना पूरा का पूरा, तो वो सब आती हैं आपकी पीछे पीछे इस वाले पार्ट पर चली जाती है। ठीक है भाई, ये नमकीन वाला पार्ट होता है, लेकिन बीच में कोई भी यहाँ पर नहीं होता। थोड़ा सा जो भाग है यहाँ पर कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं। इसके बगल में खट्टा भी होता है, यहाँ पर ही खट्टा होता है। ये जीव के बारे में आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ऊपर हुआ तालु, तालु के टकराने के आधार पर शब्द कहाँ से बोले जाते हैं, क्या चीजें होती हैं वो तालु पर। ये युवल मैंने बता दिया आपको, खर्राटे होते हैं, और होठ आपके लिक्विड पदार्थ को रोकने का काम करते हैं। समझ में आया होगा। अब ये पूरा मुख गुहा का काम हुआ। सर इसमें हुआ क्या, हमें फायदा क्या हुआ, इतनी चीजें करने के बाद आपको फायदा क्या हुआ। सर फायदा ये हुआ, आपने जो फूड खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर पाचन हो जाता है। सर कितना, 70% पाचन हो जाता है। सर पाचन कौन करवाता है, सर यहाँ पर पाचन करवाता है लार। लार में क्या होता है सर, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है, और यहाँ पर लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है। टाइलिन देखो आगे में, हाँ ये लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पर जो लार ग्रंथि होती है, मुंह में क्या होती है, लार ग्रंथि, जिसका पीएच वैल्यू होता है 6.8, इसका पीएच वैल्यू होता है। जो लार ग्रंथि है 3 होती है हमारे में, तो 3 फॉर्मेट में होती है, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड यहाँ पर होते हैं, सबलिंगुअल और सब कौन सी है, मैंडिबुलर। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आया होगा। तो कितनी ग्रंथियां होती है, 3 होती है लार ग्रंथियां। पीएच वैल्यू पूछेगा आपसे कि लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.8 आपकी लार की पीएच वैल्यू होती है। जो लार है, लार में क्या क्या चीजें होती है, देखो 99% वाटर होता है, 1% इसमें एंजाइम होते हैं। एंजाइम की बात करें सिर्फ 2 ही होते हैं, एक तो टाइलिन होता है, एक लाइसोजाइम। टाइलिन का काम क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। ये कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। क्या ध्यान से सुनिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन कहाँ होता है, सर मुख गुहा में होता है। सर कौन करता है, टाइलिन एमाइलेज, पूरा नाम बोलेंगे तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम इसको क्या कर देता है भाई, पाचन कर देता है। ये आपको समझ है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर आपका मुख गुहा का ही कहानी समाप्त। सर लाइसोजाइम का क्या है, जो हानिकारक चीजें हमारे मुंह में जो भोजन के साथ आती हैं उनको नेस्ट करते हैं। लाइसोजोम्स क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हानिकारक, उनको क्या करते हैं, इनको नेस्ट करने का ये काम कर देते हैं। यहां तक आपको ये कहानी समझ आई। देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, 5 घंटे की क्लास होती है इसकी, अगर डिटेल में इंग्लिश से हिंदी में बाइलिंगुअल पढ़ाएं तो इसको, ठीक है। तो जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो भाई बहुत बड़ी क्लास होती है इसकी, 5 घंटे की क्लास होती है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा तो मैं आपको एक समराइज करके चीजों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको चीजें समझ में आ पाए। ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुख गुहा समझ आया। यहाँ पर जो भोजन का रूप बन के तैयार हुआ है उसको बोलेंगे बोलस। क्या, इस फॉर्मेट को बोलते हैं बोलस। ये समझ आया आपको, ठीक है भाई। चले आगे बढ़ते हैं भाई। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाएं क्या, चलो यहाँ पर एक उभय मार्ग होता है, ठीक है। उभय मार्ग होता है, उभय मार्ग बोले तो वहां पर क्या होता है, भोजन भी आता है, जहाँ पर खाना भी आता है, हम जो सांस लेते हैं, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान भी होता है, तो उस जगह को बोलते हैं क्या, ग्रेशनी या फेरिंग्स। इंग्लिश में बोले तो फेरिंग्स बोलते हैं। अब फेरिंग्स वाले पार्ट में क्या होता है, आगे देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। फेरिंग्स वाले पार्ट में सिर्फ यही चीजें आगे पीछे होती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रास नली शुरू होती है आपकी ईसोफेगस। क्या, ईसोफेगस के बारे में ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या,
ईसोफेगस के बारे में सुनिए ध्यानपूर्वक। जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस में क्या होता है कि देखो यहाँ पर समझो समझो भाई समझो। हाँ ये बना दिया मैंने, ये बन तो रहा है। देखो ये है आपका एपिग्लोटिस। क्या है? ये है आपका एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या होता है सर? मैंने पहले बताया था। आपने कोई भी खाना खाया सर, खाना खा लिया, बिल्कुल जैसे ही खाना खाया आपने, ध्यान को सुनिएगा, यहाँ इधर तो देखो विंड पाइप है, मतलब इधर हवा का रास्ता है, इधर खाने का रास्ता है। ये दो बंदे हैं, इन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। इधर तो कहता है ये खाना जाएगा और इधर जाएगा क्या? हवा। ये इधर तो हवा का है और इधर खाने का। देखो क्या होता है कि जैसे आपने कोई खाना खाया तो खाना इसमें आ गया, किस में आ गया? श्वसन नली में या विंड पाइप में। जैसे ही खाना आएगा तो आपको क्या है, फंदा लग जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हुआ तो भाई आप मर भी सकते हैं, इतना ज्यादा होता है। ठीक है भाई, तो फंदा ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि देखो रास्ता खाने का इधर है, ये अगर दूसरे रास्ते में आप जाओगे तो आपको क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी भाई। तो यहां पर सिंपल सा फंडा ये है कि जो जहां पर जाता है, जिसका जो रास्ता है उसको वही उसी जगह जाने के लिए यहाँ पर बना है ढक्कन। मतलब कहें तो एक तरीके से द्वारपाल या गार्ड बैठा हुआ है। इस गार्ड का नाम है घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस क्या काम करता है कि जैसे ही हवा एंटर होगी तो क्या करेंगे? जैसे हवा एंट्री हुई, यहाँ पर देखो हवा एंट्री होगी तो आपका जो भोजन की जो नलिका है उस पर बंद हो जाएगा। भोजन की देखो ये रहा, भोजन की नलिका को बंद कर दिया, हवा अंदर से आराम से चलेगी, अंदर हवा अंदर चलेगी। अब फिर क्या हुआ? इधर से खाना आया भाई, खाना इधर से आया तो फिर क्या होगा? इसको बंद कर देगा और फिर खाना इसमें चला जाएगा, खाना इसमें चला जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? देखो जैसे हम घर वाले कहते हैं ना, मम्मी पापा, सुना भी होगा कि भाई ना खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? देखो भाई, क्योंकि देखो अगर आप खाना खा रहे हो, जैसे ही खाना यहाँ पर आया और इधर से भाई इसका भी खुलना हुआ, तो जैसे इसका खुलना हुआ तो इसमें एंट्री हो जाएगी, तो यहाँ पर मामला बिगड़ जाएगा। मामला बिगड़ेगा तो आपको जो कुछ भी होगा, फंदा लगेगा, बहुत सारी चीजें, कुछ भी घटित हो सकता है बाद में। तो भाई इस तरीके की हरकतें होंगी तो फिर आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो ये समझ में आ गया आपको? आ गया कि नहीं आया भाई? तो एपिग्लोटिस का काम क्या है कि भोजन को एक सही दिशा प्रदान करना, ना कि वो श्वसन नली में जाने की बजाय कि इसमें चले जाए भोजन नलिका, या भोजन नलिका के जाने की बजाय वो श्वसन नली में चला जाए। भोजन नलिका में जाएगा तो भोजन नलिका में ही जाएगा। तो एपिग्लोटिस का काम समझ में आपको आ गया, एपिग्लोटिस समझ में आ गया। अब भोजन आ गया इसमें, देखो इस नली में खाना आ गया, थोड़ा समझो, इस नली में खाना, अब यहाँ खाना आ गया सर, बिल्कुल ठीक है, एंट्री होगी खाने की। अब एंट्री होगी तो ऐसे तो नहीं कि इसको धक्का देंगे और यहाँ पर खाना आ जाएगा आमाशय में, नहीं पहुंचेगा ना। देखो ये है खाना, तो यहाँ से खाना धीरे धीरे आया। अब आया तो ऐसा तो नहीं कि इसको धक्का दे के यहाँ पर खाना पहुंचा देंगे, यहाँ तो नहीं पहुंचा सकते ना डायरेक्ट। तो फिर क्या करेंगे सर? इसमें क्या होता है, धीरे 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 क्रमाकुंचन गति होती है। क्या होती है? क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कौन सा मूवमेंट होता है यहाँ पर? पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट होता है। तो क्या बोलेंगे? जो हमारी जो आहार जो ग्रसनी है या सॉरी ग्रासनली, उसमें कौन सी गति होती है? तो आपको बताना है क्रमांकुंचन गति होती है, पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट होता है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है सर। ये अब खाना आ जाता है, अब यहाँ पर, अब इस यहाँ पर आ जाता है खाना आमाशय में। तो ये चीज समझ में आपको आ गया होगा, उम्मीद करूंगा। थोड़ा सा पानी पीऊंगा भाई, पानी चलो मैं बाद में पी लूंगा, चलो इसको फ्री कर देता हूँ, अब लिख ही दिया था मैंने पूरा। चलो अमाशय के बारे में पढ़ लो। अमाशय देखो, यहाँ देखो, ये समझ शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो मैंने थोड़ा सा, अभी देखो हमारा थोड़ा सा सिस्टम, अभी थोड़ा सा संसाधनों का अभाव है, तो थोड़ा सा चीज़ें बेहतर क्वालिटी की नहीं हो पा रही। बेहतर क्वालिटी से कहें तो जैसे आपका डिजिटल बोर्ड, ये सब चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा आपको ऑपरेट करने की समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें भाई समझ में आएंगी, जरूर आएंगी। बस आप समझने की कोशिश करिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव दृष्टि से आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आपको बहुत ही मजा आने वाला, बहुत कुछ सीख सकते हो मुझसे भी आप। अगर आपने सोच लिया कि भाई ये क्या पढ़ाएगा और ये क्या चीज़ है, तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले एटीट्यूड चेंज करिएगा और ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हुए जाइएगा। अच्छा लगे किसी को क्लास तो वो भी कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो अमाशय की बात करते हैं। अमाशय या स्टोमक बोलते हैं इनको। तो ये कैसा होता है? ये जे शेप का होता है। सर कैसा होता है? ये जे शेप का होता है। कैसा होता है? जे शेप का होता है। इसके तीन भाग होते हैं, एक होता है कार्डियक, फंड्स और फाइलोरिक। कितने भाग होते हैं अमाशय के?
3 पार्ट होते हैं। पूछ लेगा कि जो आपका जो ग्रास नली है, ग्रास नली और जो आमाशय है वो जब जॉइंट होते हैं, मिलते हैं, तो उस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? तो सर आपको बताना होगा कार्डियक। क्या बोला जाता है? कार्डियक। मध्य वाले भाग को फंड्स बोला जाता है। गृहिणी से जो जुड़ा हुआ होता है, जो गृहिणी कहाँ होती है? गृहिणी होती है छोटी आंत। छोटी आंत का पहला भाग होता है गृहिणी और जो हमारा जो आमाशय है उसका अंतिम भाग कौन सा होता है? तो आपको बताना होगा पाइलोरिक। क्या? पाइलोरिक ये जोड़ते हैं। अब आगे सब आमाशय में और क्या होगा? अब पेट में आगे तो फिर क्या होगा? देखो भाई अब समझ लो यहाँ पर, अब इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लो क्योंकि अच्छी चीजें आने वाली हैं बहुत ज्यादा। अब यहां से क्वेश्चन सीधा का सीधा टपकते हैं भाई, ठीक है। यहां पर एक लेयर पाई जाती है, इस लेयर को कहते हैं म्यूसिन, ठीक है। आमाशय के अंदर कौन सी लेयर पाई जाती है? म्यूसिन की लेयर पाई जाती है। और यहीं पर पाई जाती है जठर ग्रंथियां, ठीक है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पर? जठर ग्रंथि। तो आपसे पूछेगा जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में, तो आपको बताना है आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि का काम क्या है भाई? हमारे शरीर में HCl बनाना। क्या बनाना? HCl बनाना। और यहाँ पर जैसे HCl बन जाएगा और इसी के साथ और क्या क्या, HCl के साथ एंजाइम भी बनते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं? यहाँ पर एंजाइम भी बनते हैं। एंजाइम कौन से हैं? पेप्सिन और रेनिन एंजाइम कहाँ बनते हैं? तो आपको बताना होगा आमाशय में। क्या कहाँ पर बनते हैं? आमाशय में। सर रेनिन का काम क्या होता है? जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, नवजात शिशु की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, जो माँ का दूध पीते हैं, तो उनमें रेनिन एंजाइम होता है, उसका पाचन कराता है। रेनिन का पाचन कहाँ पर होता है? तो बच्चों में कहाँ पर होता है सर? आमाशय में होता है। सर कौन करवाता है? यहाँ पर रेनिन एंजाइम करवाता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? जो माँ होती है, माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है। कौन सी? आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है माँ के दूध में। पूछे कभी कोई आपसे कि माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? आईजीए पाई जाती है। उससे क्या होता है? जो माँ अपने बच्चों को 6 मंथ तक, ठीक है, 6 महीने तक दूध पिलाती है ना, तो उनके बच्चे मतलब जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आजकल की माएँ जो कि बच्चों को पूरा का पूरा दूध नहीं पिलाती, ठीक है, 2-4 महीने बाद बंद कर देते हैं, तो गलत बात है भाई। आप में से भी कोई माँ बनने वाला हो, सभी पिता तो सभी बनेंगे भाई, हाँ। कोई भी बहन देख रही हो भाई, कोई भी देख रहा हो, तो सभी अपने बच्चों को 6 महीने तक दूध जरूर पिलाए भाई, ठीक है। इससे उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी और वो जल्दी मतलब बीमारियों का शिकार नहीं हुआ करेंगे। तो 6 माह तक दूध बच्चों को पिलाना बहुत जरूरी है। तो दूध पिलाएंगे तो उसका पाचन कौन करेगा? रेनिन करेगा। और यहाँ पर पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? हमारे शरीर में जो प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम कर देता है। और यहाँ पर पाया जाता है गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या? गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि हमारी जो वसा है, फैट का पाचन कौन करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम कर देता है। कहां पर? आपके आमाशय के अंदर कर देता है। 90 से लेकर 95% तक यहां पर पाचन हो जाता है आपके वसा का। और यहीं पर जो प्रोटीन है, यहां पर प्रोटीन किस किस में चेंज होती है? पेप्टाइड और पेप्टोन्स में बदल जाती है। प्रोटीन से क्या बनते हैं? पेप्टाइड और पेप्टोन्स बनते हैं। अभी भी आपका यहाँ पर पूरा प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो मैं आपको समझाता हूँ, पूरी रामायण मैंने बता दी भाई, थोड़ा सा समझो। देखो हाँ, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, प्रोटीन है, प्रोटीन का 90% पाचन करेंगे तो पेप्टाइड और पेप्टोन्स बनेंगे। और यहाँ पर जो फैट है, फैट गैस्ट्रिक एसिड इसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में। लेकिन देखो यहाँ पर आपने देखो यहाँ पर ऊर्जा बनाने लायक चीजें बनी कि नहीं बनी? सर यहाँ पर ऊर्जा के लिए लायक तो कोई चीज नहीं बनी है भाई। अभी डायरेक्ट इनसे फैटी एसिड से ऊर्जा नहीं मिल सकती, तो इसको अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। जो रिजर्व फूड के रूप में क्या क्या चीज आती है, वो सब चीजें हमें क्या क्या मिलेंगे वो सब समझने वाले हैं। तो थोड़ा समझो भाई, ठीक है। पेप्टोन और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ तक हो गई आपके। अब जो भोजन है, भोजन का रूप परिवर्तित हुआ, यहाँ पर घंटा 1.5 घंटे रुकेगा, रुकने के बाद थक जाएगा, थकने के बाद फिर क्या होगा? ये चलना शुरू करेगा। तो कितना रुकता है? लगभग 1-1.5-2 घंटे रुक जाता है यहाँ पर, ठीक है भाई खाना। अब इसके बाद क्या होता है सर? यहाँ पर
अमाशय की बात सभी चीजें हुई क्या। और एक चीज और समझो, जो अमाशय है आपका, यहाँ पर HCl, जब HCl का ज्यादा सिक्रेशन होता है, HCl की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पर HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है सर, इसमें घाव पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? घाव पड़ जाते हैं। तो उन घावों को क्या बोला जाता है? अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? उन घावों को अल्सर बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई? हमारे शरीर के हिस्सों में जब HCl ज्यादा हो जाता है तो क्या बोलते हैं? उसको अल्सर बोलते हैं। सब सर, हम जैसे खट्टी खट्टी डकार आती है ना, इसी की वजह से आती है, खट्टी खट्टी डकार आती है। और जब डॉक्टर कहते हैं आपसे कि आपको बिना कुछ खाए आपको टेबलेट्स नहीं लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए? देखो, अगर आपके अमाशय में कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से पता है, आपको पता है कि HCl कितना हैवी होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है, प्रबल अम्लीय होता है HCl की वैल्यू कितनी होती है? 1.5 से लेकर 2.5, इतना इतना इसका pH का मान होता है। मैं लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, हाँ ये रहा, ठीक है। 1.5 से लेकर 2.5 इसका pH वैल्यू होता है। pH वैल्यू क्या है? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल बनाया था, उसको बोलते हैं क्या? pH स्केल। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। इसमें जल भी होता है, HCl और एंजाइम्स हो गए पेप्सिन और रेनिन। ये अमाशय की स्टोरी आपको पूरी समझ में आई कि नहीं आई भाई? अमाशय पूरा समझ में आ गया होगा भाई। समझ में कोशिश की हुई तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ चलो, तो आगे क्या करें? ठीक है, यहाँ तक। और कुछ रह गया क्या इसमें? और जो फॉर्मेट चेंज होता है इसको काइम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? काइम बोला जाता है, ना कि चाइम। इसको काइम बोलते हैं। इंग्लिश में लिखना हूँ, इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा रहता है ये, काइम। क्या बोलते हैं इसको? काइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई गई होंगी अच्छे तरीके से भाई? सभी को समझ में आया कि नहीं आया भाई? हाँ ठीक है, आ गया ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर यहीं पर बता देता हूँ। कभी कभी क्या, जो आहार नाल है ना, हमारी आहार नाल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे पूरी की पूरी ये आहार नाल है ना, ये सब चीजें तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब आहार नाल हमारी बढ़ती हुई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये जो पूरी जो आंत वगैरह, छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह, सब कहाँ तक पहुंच जाती हैं? हमारे वृषण कोष तक पहुंच जाती है। पुरुषों की बात करूं तो वृषण कोष तक आहार नाल की अधिक लंबाई हो जाने को किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन ये सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, नहीं पढ़ा तो समझ लो। आहार नाल है, आहार नाल की लंबाई बहुत ज्यादा हो गई, पुरुषों के अंदर वृषण कोष है, वृषण कोष तक इनकी लंबाई पहुंच गई, वृषण कोष तक टच करने लग गया, ये इस एक बीमारी हो जाती है जिसे हार्निया बोलते हैं। यहाँ पर लिखा भी होगा, मैंने कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा? हाँ लिखा है, ठीक है। तो हार्निया, तो हार्निया किसे कहते हैं? तो जो हमारी क्या आहार नाल है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वृषण कोष तक आ जाती है, उसे हार्निया के नाम से जानते हैं। महिलाओं में हार्निया क्या होता है? महिलाओं में जो पेट तक, नीचे वाले पेट तक अगर ये चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, क्या आहार नाल की लंबाई पहुंच जाती है, तो महिलाओं में भी उसे हार्निया के नाम से जानते हैं। और भी चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर देखो प्रोटीन का पाचन हुआ, फैट का हुआ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ क्या? नहीं हुआ। मुख्य गुहा में किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का मुख्य गुहा में कोई भी पाचन नहीं हुआ। यहां तक की कहानी आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ गया होगा। आ गया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। कितने पार्ट होते हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इसके 3 पार्ट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं अब समझ लो। इसमें क्या होता है समझाऊंगा आपको, इसको बना देता हूं आपको, देखो यहाँ पर बना देता हूँ, देखो भाई समझो यहाँ पर। हाँ ये हुआ, यहाँ पर आपका अमाशय हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ से आपकी ये छोटी आंत शुरू होती है भाई, ठीक है। ये आपकी छोटी आंत चल रही है, समझो, ठीक है भाई। ये क्या है? आपकी छोटी आंत है। इसको इसमें मिला देता हूँ इसे समझने के लिए। ये आपकी क्या भाई? छोटी आंत है। सर इसको छोटी आंत बोलते क्यों हैं? क्या छोटी आंत बोलते क्यों है? सर इसकी लंबाई कितनी होती है छोटी आंत की? तो 6 से लेकर 6.5 या 2.5 मीटर होती है। क्या 6 से लेकर के 6.5 मीटर भी होती है, 6.5 मीटर के लगभग होती है इसकी लंबाई। फिर भी आप छोटी बोल रहे हो सर, क्या कारण है? क्योंकि इसका जो डायामीटर है, जो व्यास है, ये कहाँ बनाया? इसका जो डायामीटर है, ये व्यास है इसका, ये छोटी आंत का, ये कम, बहुत कम होता है। किसका? जो छोटी आंत का व्यास कितना होता है? 0.5 इंच ही होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम व्यास होता है। तो व्यास कम होने के कारण इसको छोटी आंत के नाम से जानते हैं, बट इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। चलिए, हमारी जो पूरी आहार नाल है उसकी लंबाई कितनी होती है बताओ? इसकी लंबाई होती है 30 फीट, या बोले तो 9 मीटर, या 9 मीटर। कहीं ना कहीं लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा तो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। 30 फीट या 9 मीटर पूरी आहार नाल की लंबाई होती है, ठीक है भाई। चलो, तो जिसमें से 6 या 6.5
ये इसकी मीटर किसकी लंबाई होती है, छोटी आंत की होती है। बाकी की चीजें अब आगे समझते हो चलो। इसमें छोटी आंत में क्या होता, तीन भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है आपका ड्यूडेनम, मैंने बताया आपको, ग्रहणी, जिसको हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहणी। जेजुनम और इलियम, ये तीन पार्ट होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर क्या होता है, यकृत, अग्नाशय। अब एक नई चीज खोज हुई है, किसकी, एक नई चीज की खोज हुई है, यहां पर समझिएगा। अभी नई चीज क्या है, देखो मैंने बताया था ना कि आपको नई चीजें बताऊंगा। नई चीज क्या हुई है, यहां पर देखो, ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर क्या चीज नई हुई है, यहां पर जो ये जो छोटी आंत है सर, बिल्कुल छोटी आंत है। और इधर देखो छोटी आंत, इस भी पत्ती शेप में एक ग्रंथि होती है जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। और इधर होता है आपका लीवर, इधर होता है आपका लीवर। ध्यान सुनो, ये हुआ आपका अमाशय, यहां पर ऊपर होता है इधर लीवर। इधर एक पत्ती शेप में ग्रंथि होते हैं जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं उसे, अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब ये देखो, ये तो हुआ लीवर, ये हो गया अग्नाशय, ये हुआ छोटी आंत। तो यहां पर एक जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मेजेंट्री बोलते हैं, मेजेंट्री। तो आपसे पूछेगा मेजेंट्री कैसे कहते हैं, क्या मेजेंट्री कैसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा, क्या बताना होगा, यकृत, अग्नाशय और छोटी आंत के जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है, ट्राई जंक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई, मेजेंट्री के नाम से जानते हैं। सर इसका काम क्या है, क्या काम करेगी, ये जो हमारे आहार नाल है उससे संबंधित जो बीमारियां ज्यादा हो जाती है तो उनको पहचानने में हमारी हेल्प बहुत ज्यादा करेगा। क्या करेगा, मेजेंट्री। तो मेजेंट्री आपको समझ आया, मेजेंट्री मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है। ये आहार नाल संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनको पता लगाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेजेंट्री एक तरीके से ऑर्गन ही है, यहाँ पर मेजेंट्री समस्या में आ गया होगा आपको। चलो अब वो यहाँ पर हो गया। और इसमें मैंने बताया ये हुआ आपका लीवर, लीवर के बारे में कहानी बताने वाला हूं, और अग्नाशय के बारे में, या पेनक्रियास, समझते चलिएगा। अब अग्नाशय पेनक्रियास के बारे में ध्यान पूर्वक समझना, लिखाना तो इसमें बहुत ज्यादा है, अब लिखाऊंगा तो भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो थोड़ा समझ लो। जो यकृत होता है, लीवर को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में लिख लो इसको, लीवर। लीवर देखो, लीवर एक हमारा ऐसा ऑर्गन है शरीर का सबसे इंटरनल और हैवीएस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है। मतलब सबसे बड़ा और भारी अंग कौन सा है हमारे शरीर का, भाई बताएंगे तो यकृत बताएंगे। इसको हम जिगर के नाम से भी जानते हैं, क्या, जिगर के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि आपकी यकृत ही होती है। इसका वजन कितना होता है, 1500 से लेकर के 1700 ग्राम होता है। लगभग 1.5 किलो से ज्यादा इसका वेट होता है, किसका, लीवर का या यकृत का। सर हमारे शरीर, ध्यान सुनो भाई, हमारे शरीर में कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट आता है ना, हानिकारक चीजें जो भी आते हैं बाहर से, आपने अंगार धूर कुछ भी खा लिया तो भाई उसको पचाने का, भाई पचा कुछ नहीं पचा, अब एक्स्ट्रा मात्रा में आ गया तो उसको भाई लेके कहाँ जाना, ऐसा थोड़ी नहीं बॉडी में से वैसे निकाल देंगे भाई, ऐसा नहीं निकलेगा। तो उनको स्टोर करता है बेचारा यकृत। हमारे शरीर में कोई भी वेस्ट मटेरियल है, ज्यादा एक्सेस मात्रा में कोई भी चीज हो जाती है तो उसको स्टोर करने का काम करता है आपका लीवर या यकृत। ये समझ में आ गया होगा। अब लीवर के बारे में और समझ लो, लीवर के अंदर हिपैटिक सेल पाई जाती है। कैसी सेल पाई जाती है, हिपैटिक सेल। तो हमारे शरीर के अंदर, ध्यान सुनिएगा, हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन पावर होती है जिस सेल के अंदर, तो वो होती है हिपैटिक सेल के अंदर। रीजनरेशन पावर का मतलब क्या होता है कि इनका जो पुनर्जनन, मतलब एक कोशिका से 2 कोशिका बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बहुत सबसे ज्यादा ताकत होती है कि एक कोशिका से 10 कोशिका हल बन जाएगी, बहुत जल्दी ये अपनी रिकवर कर लेते हैं। अगर नष्ट हुई तो दोबारा से आपका लीवर बना के तैयार कर देंगे। तो सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर कितनी कोशिका होती है, तो हिपैटिक सेल के अंदर होती है। और इसको हिपैटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या, हिपैटोलॉजी कैसे कहते हैं, यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी के नाम से जानते हैं। दांतों के अध्ययन को डेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, डेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। दांतों में एक चीज रह गई थी भाई, इसमें देखो इनेमल वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इनेमल होता है जो कि सफेद वाला पार्ट होता है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट होता है जिसमें डेंटाइन होते हैं जो कि मस्तिष्क को मैसेज पहुंचाते रहते हैं। इसके बारे में फिर ज्यादा हो जाएगा, समझो, फिर ज्यादा हो जाएगा, रहने दो, ठीक है। तो यकृत के बारे में समझ में आगे नहीं आया, पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। हाँ, ये भी समझ आया कि नहीं समझा मैंने आपको। देखो हमारी जो ग्रंथि आप समझ रहे हो, ग्रंथि क्या होती है समझ लो पहले। ये ग्रंथि क्या होती है समझो, ध्यानपूर्वक समझो। हाँ, हमारे शरीर का ऐसा कोई ऑर्गन जो केमिकल सीक्रेट करता है। क्या, केमिकल, कोई भी रासायनिक पदार्थ निकालता है, हम उसे कहते हैं ग्रंथि। क्या, ग्रंथि। अब ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की ग्रंथि होती हैं। एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तीन
तीन प्रकार की होती है, हिंदी में समझ लो। अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि, तीन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। देखो जो जूस और एंजाइम, ध्यान सुनो, जूस और एंजाइम निकालती हैं, ध्यान सुनो, जूस और एंजाइम। जूस का मतलब रस, ठीक है, जूस का मतलब रस, और एंजाइम से जो निकालते हैं जो ग्रंथियां, उसे कहते हैं हम बहिस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। आपने जूस बनवाया, जूस को, यहाँ पर जूस है, ये गिलास है, इसमें जूस रखा है, अब जूस को पहुंचाना है, यहाँ पहुंचाना है, इस जगह पहुंचाना है, तो ऐसे जूस तो नहीं पहुंचेगा। अब इसको अगर हमें यहाँ से, या तो इसको यहाँ उठा के लाओ, तो यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से जूस को यहाँ पर पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की जरूरत पड़ेगी। ये जूस है, पिलाना हमें इस मरीज को है, तो मरीज तक कब ठीक होगा मरीज? जब ये जूस यहाँ पहुंचा देंगे तभी तो होगा ना। हाँ तो भाई, तो फिर क्या होगा? इसके लिए कोई पाइपलाइन डाल दो। क्या पाइपलाइन डाल दो? मतलब कोई नलिका की जरूरत पड़ेगी। तो जो नलिका होती हैं, ठीक है, जो नलिका होती हैं किन के अंदर होती हैं? ये बहिस्रावी ग्रंथि के अंदर होती है, ठीक है। नलिका सहित जो ग्रंथियां होती हैं उनको कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, जिनमें नलिकाएं नहीं होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। सर ये तो समझ में आ गया, फिर मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है कि वो केमिकल सीक्रेट करती है और उसी जगह पर ही छोड़ देती है, इनको बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन देती है। ध्यान सुनो, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या स्रावित करते हैं? सर हार्मोन का श्रावण करती है, स्रावित करती है। बहिस्रावी ग्रंथि क्या करते हैं सर? ये केमिकल या जूस निकालती हैं। इनका काम क्या होता है सर? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जबकि डाइजेशन में आपके एंजाइम हेल्प करते हैं। तो ग्रोथ जो डेवलपमेंट होता है उसमें हार्मोन हेल्प करते हैं, और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि आप अभी देखते हुए आ रहे हो, ये बेचारे कहीं ना कहीं से हेल्प कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं आपके भोजन को, जिससे आपको ऊर्जा मिल पाए, आप काम कर पाए, तो वो एंजाइम ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा भाई? थक तो गया मैं, थकने की क्या बात है, चलो समझो। अब बात करते हैं अग्राशय ग्रंथि की। हाँ, अभी यकृत तो क्यों क्लियर नहीं हुआ? यकृत के बाद देखो थोड़ा सा, यकृत मैंने बताया यहां पर होता है पित्ताशय। यकृत में क्या होता है? पित्ताशय। इसी बनता है स्टोन। क्या कभी कभी क्या होता है, ये गोल जो यहाँ पर पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, जो गॉल ब्लैडर है इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा जम जाती है। तो आपसे पूछेगा कि पत्थरी, स्टोन, स्टोन के अंदर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। कभी कभी क्या होता है, 15-16 इंच की अगर हो जाती है किसी के स्टोन, तो भाई भी एक मेरे मामा जी के लड़के की हुई थी भाई इसमें, तो पूरा का पूरा इसको जो गॉल ब्लैडर है इसी को रिमूव करवाना पड़ा, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं था। 5-6 इंच की होती तो उसको निकलवा भी देते, बट ये नहीं निकली तो इसमें जमा हो गई, तो निकल तो जाती है। देखो फिर इसका काम क्या हुआ? देखो यहाँ ये है पित्तरस, यहाँ पर बना, लेकिन पित्तरस स्टोर कहाँ पर होता है? तो पित्तरस स्टोर होता है पित्ताशय के अंदर, या गॉल ब्लैडर के अंदर जो पित्तरस है, जो बाइल जूस है, वो स्टोर होता है कहाँ पर? पित्ताशय के अंदर, या गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस है वो स्टोर हो जाता है। समझ में आया गया कि नहीं आया? आ गया होगा। जो अग्नाशय की बात, ये समझ में आ गया, आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, ये यकृत की बात हो गई ना पूरी। अब बात करते हैं सर, जो पित्तरस है, बाइल जूस है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.5 से लेकर 8.5 इसका क्या होता है भाई? पीएच वैल्यू होती है। ये समझ में आपको आ गया होगा। मैं बात करता हूँ अग्नाशयी रस की बात कर रहा हूँ, जो पेनक्रिएटिक जूस इंग्लिश में बोलते हैं, पेनक्रिएटिक जूस की बात करूँ, 7.3 से लेकर 8.3 इसका क्या होता है? पीएच वैल्यू होती है। अग्नाशय की खोज किसने की? अग्नाशय ग्रंथि है, इसकी खोज की थी लैंगरहेंस नामक वैज्ञानिक ने। किसने? लैंगरहेंस नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ गई, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ध्यानपूर्वक सुनो भाई, ध्यानपूर्वक सुनो। अग्नाशय की बात कर रहा हूं मैं। अग्नाशय के अंदर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहां से पेनक्रिएटिक जूस निकलता है। पेनक्रिएटिक जूस जैसे ही निकलेगा, थोड़ा सा मैं वो चीज नहीं समझाया क्या, फिर बड़ा हो जाएगा, रहने दो उसको, ठीक है, थोड़ा सा स्किप भी कर देता हूं। देखो पेनिक्रेटिक जूस निकलेगा तो 7.3 से 8.3 उसका क्या होता है? पीएच वैल्यू का मान होता है। अब देखिएगा इसके अंदर 4 तरीके की कोशिका पाई जाती हैं। अग्नाशय के अंदर 4 तरीके की कोशिका पाई जाती हैं, एक अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा और एफ सेल। कितनी सेल पाई जाती है अग्नाशय के अंदर? अग्नाशय के अंदर आपको बताना है सर, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल पाई जाती हैं। अल्फा सेल है जो कि ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती है, अल्फा सेल ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन, बीटा सेल इंपॉर्टेंट है, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है,
और जो आपकी डेल्टा है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। एफ सेल है जो कि अग्नाशयी रस या पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट करती है। तो 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सब जो भी मटेरियल बन रहा है ना यहाँ से, ये सब जाना कहाँ पर है भाई? आपके भोजन को पचाने में हेल्प कराने के लिए जाएगा। ये सब बन रहा है ना सभी चीजें। अब देखो ये समझ लो। अब इनके बारे में देखो, इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा मैं अभी बताने वाला हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा। हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जब इंसुलिन बनता है, इंसुलिन बनेगा प्रॉपर तरीके से, इंसुलिन बनेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कैसी रहती है? बिल्कुल मेंटेन रहती है, नियंत्रित रहती है। अगर हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, मैंने अभी पहले बताया कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है आपका इंसुलिन। क्या? इंसुलिन। अब बता रहा हूं कि इंसुलिन ही कम हो गया, हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन कम हो गया तो क्या होगा भाई? क्या प्रभाव पड़ेगा? सर प्रभाव क्या पड़ेगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी तो हमारा जो रक्त है, ब्लड है, वो कैसा हो जाएगा? सर गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा भाई? आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपकी जो नस है वो फट जाएंगे भाई। अब कुल मिला के जो ब्लड है, ब्लड का क्या नहीं हो पाएगा? ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो इंसुलिन की कमी से क्या होगा भाई? इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और आपके शरीर के अंदर कीटोन बॉडीज वगैरह बनेंगे। वो आगे की चीजें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, चलो। तो हाँ, इस बीमारी को क्या बोलते हैं फिर? इस बीमारी को क्या बोलते हैं? कि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, इंसुलिन की मात्रा कम है, तो डायबिटीज मेलिटस। कहीं ना कहीं लिखा होगा, मैंने लिखा है क्या? देखो यहां पर होगा डायबिटीज मेलिटस, नहीं है क्या? हाँ छोड़ो, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बीमारी हो जाती है इसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस कब बोलते हैं? जब ग्लूकोज की मात्रा एक्सेस मात्रा में हो जाती है हमारे इंसुलिन के, हमारे ब्लड के अंदर। समझ में आ गया होगा ये चीजें इंसुलिन के बारे में, बहुत सारा है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, आपको भी पता है। अब डायबिटीज भी देखो 2-3 तरीके का होता है। एक डायबिटीज टाइप फर्स्ट होता है। डायबिटीज टाइप फर्स्ट कौन सा होता है? कि जो जिसमें जन्म जाती इंसुलिन की कमी होती है, तो उसको डायबिटीज टाइप फर्स्ट बोलते हैं। जिनमें जो इंसुलिन है, मतलब जन्म के बाद कमी होना प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो उनको डायबिटीज टाइप 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज टाइप 2 बोला जाता है। ये समझ में आ गया होगा आपको, सही? ठीक है भाई, चलो समझ में आ गया। अब पढ़ाने को तो पता है, अभी डायबिटीज इंसिपिड्स भी है, उसको भी बताना है आपको। अभी बहुत सारी चीजें, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उनको अलग से मैं डिजीज वाली बीमारी उसमें टॉपिक में करवा दूंगा। ये समझ में आ गया। अब अग्नाशय से समझ लो, अग्नाशय से काम क्या करवाना है? अग्नाशय से काम करवाना है, यहाँ पर निकलेगा ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेस और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेस और लाइपेज एंजाइम निकल गए। अब निकल गए तो भाई इनका कुछ काम होगा। मैंने अभी बताया, पहले क्या बताया था कि प्रोटीन का पाचन हुआ 90%। कहाँ हुआ? प्रोटीन का पाचन 90% आपके अमाशय में क्लियर हो गया तो सर 10% बच गया। तो 10% को भी तो हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्रोटीन से बनाना है हमें अमीनो एसिड, जिसे मैजिक 20 के नाम से भी जाना जाता है। क्या? अमीनो एसिड को मैजिक 20 के नाम से जाना जाता है। इसको भी हमें बनाना भी बाकी है। तो बनेगा क्या? यहाँ देखो, कहाँ है प्रोटीन? ये रहा प्रोटीन। प्रोटीन से पेप्टाइड और पेप्टोन्स बने। अब इसके बाद ये बन गया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को ही मैजिक 20 के नाम से जाना जाता है। क्या? मैजिक 20 भी किसे कहते हैं? अमीनो एसिड को कहा जाता है। तो अमीनो एसिड यहाँ पर रिजर्व फूड हुआ। प्रोटीन से हमें जो रिजर्व फूड प्राप्त हुआ वो क्या होता है पूछेगा तो आपको बताना होगा अमीनो एसिड। नेक्स्ट बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से जो रिजर्व फूड प्राप्त होता है वो होता है आपको ग्लाइकोजन। क्या? ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा रिजर्व फूड कौन सा होता है? तो आपको बताना होगा ग्लाइकोजन ही होता है। अब देखो मैंने क्या बताया, 70% पहले हुआ कि नहीं हुआ पाचन, हुआ कि नहीं हुआ कार्बोहाइड्रेट का असर हो गया। अब यहाँ पर छोटी आंत में कितना हुआ? 30% हो गया। 30% उसका पाचन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, तो यहाँ पर बन गया ग्लाइकोजन। क्या बन गया? ग्लाइकोजन। तो मैंने बताया सबसे ज्यादा कौन सा रिजर्व फूड होता है हमारे शरीर के अंदर? ग्लाइकोजन। फैट की बात करूंगा, देखो फैट से बना फैटी एसिड, फैटी एसिड से लिपिड। अब जो लिपिड्स हैं, लिपिड जो भाई 95% तो आपका आमाशय में हो गया फैट का, और 5% बचा तो 5% से बन गया भाई फैटी एसिड। फैटी एसिड बन गया तो इससे बनाएगा ग्लिसरॉल।
क्या बनेगा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बन गया कि नहीं बनेगा। तो हमारे शरीर में रिजर्व फूड कौन 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 से होते हैं भाई, अब बताएंगे क्या क्या बताएंगे भाई। एक तो अमीनो एसिड, आपका ग्लाइकोजन और ग्लिसरॉल, ये तीन हमारे शरीर के अंदर रिजर्व फूड के रूप में स्टोर हो जाते हैं। ये हुआ आपका, ये ड्यूडेनम वाले पार्ट की कहानी थी जो कि समझ में आपको आ गई होगी। देखो यहाँ पर प्रोटीन को ट्रिप्सिन करता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज आपका लिपिड्स का पाचन कर देता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तीन पार्ट होते हैं, तो इलियम वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब बात करता हूं जेजुनम वाले पार्ट की। जेजुनम वाला पार्ट है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ क्रिया होती नहीं है और भाई कितने 3 से 4 या 4 से 5 घंटे इसमें क्या रहता है भाई, आपका खाना स्टोर रहता है। नेक्स्ट बात करता हूं, इंपॉर्टेंट है आपका इलियम वाला पार्ट। इलियम वाला पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, अब देखो खाना आया आपका, उसके अंदर सब कुछ मिला दिया गया, उसको तोड़ने फोड़ने की सभी कोशिश कर ली, सब कोशिश कर ली, तो अब क्या होगा, अब मैंने क्या बताया था भाई, हमें ऊर्जा बनाना है, हमारा जो मेन मकसद है ऊर्जा बनाने का है, लेकिन ऊर्जा तो फिर भी नहीं बनेगी, इससे नहीं बनेगी तो क्या होगा, अब इसका ऑब्जर्वेशन होगा, क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। तो फूड ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, आपके इलियम वाले पार्ट में, इलियम वाले पार्ट में। इस इलियम वाले पार्ट में क्या पाई जाती है, बिलाई या सूक्ष्मांकुर, हिंदी में बोलो तो सूक्ष्मांकुर, क्या पाए जाते हैं, इलियम वाले पार्ट में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर क्या काम करते हैं, हमारे जो वो जो फूड है, फूड को क्या है, ऑब्जर्वेशन पावर को जल्दी से बढ़ाने के लिए उनका जो एरिया है उसको बढ़ा देते हैं। क्या, छोटी आंत में जो एरिया है उसको थोड़ा सा बढ़ाने का काम करते हैं। कौन सा, ये जो बिलाइज पाए जाते हैं सूक्ष्मांकुर, जिससे जो भोजन है आपका, उनका ऑब्जर्वेशन अवशोषण जल्द से जल्द हो पाए। ठीक है भाई, तो भाई भोजन का अवशोषण, लियम वाला पार्ट का सभी काम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लियम में क्या क्या चीजें होती है मैंने बताया, यहाँ पर बिलाई पाई जाती है। बिलाई क्या करती है, भोजन को अवशोषण कराती है, अवशोषित कराने का काम करती है। यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, रिजर्व फूड के रूप में कौन कौन चीजें बनती हैं, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल और ग्लाइकोजन बनके तैयार हो जाता है। ये यहाँ तक आपको सभी चीजें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं बड़ी आंत में 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। ध्यान सुनिए, जल्दी करते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया। सीकम, कोलन, रेक्टम वाले 3 पार्ट होते हैं। इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, जो सीकम वाला पार्ट होता है, देखो इसको बड़ी आंत क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले सुनिएगा, क्योंकि इसका जो डायमीटर है, जो व्यास है वो ज्यादा होता है। अभी मैंने कहां पर बनाई थी आपको, आंत ये बनाई थी, देखो ये आपकी छोटी आंत कुछ इस तरीके से, बड़ी आंत कुछ इस तरीके से होती है, बड़ी होती है, तो इसका जो व्यास है वो ज्यादा होता है। ये समझ में आपको आया होगा, तो व्यास इसका ज्यादा होता है बड़ी आंत का, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो सीकम वाला जो पार्ट है, सीकम वाले पार्ट में अपेंडिक्स पाई जाती है। सर अपेंडिक्स पाई जाती है, अभी भी पाई जाती है, बिल्कुल हाँ। इसकी लंबाई ज्यादा हो जाती है सर, कटवानी पड़ती है, कटवा दे तो क्या होता है भाई, क्या होता है, प्रॉब्लम दूर हो जाती है। क्योंकि देखो अपेंडिक्स एक्चुअल में पहले हुआ करती थी, सभी जीवों के, हम जो जानवर हैं हमारे अंदर भी हुआ करती थी, क्योंकि पहले हम हार्ड फूड खाते थे। हार्ड फूड की बात करें तो जो आसानी से पचता नहीं था उन फूड को खाते थे, तो आसान जो ये एक्चुअल में जो अपेंडिक्स क्या करती थी कि जो हाईली जो एक्टिवेट जो एंजाइम थे उनको थोड़ा सा क्या सीक्रेट करती थी, क्योंकि जो हार्ड चीजें उनको पचाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, तो इसलिए यहाँ पर इसलिए जो आपकी अपेंडिक्स है वो पहले अवेलेबल हुआ करती थी, क्योंकि उन जो कठोर चीजें उनको पचाना है भाई, तो उसमें हेल्प करती थी आपकी क्या, अपेंडिक्स। अब ऐसा नहीं है, अब हम वैसा ही फूड खाते हैं नॉर्मल, तो आसानी से पच जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा ये चीज आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पर ये वाला पार्ट, कॉलन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कॉलन वाले पार्ट के बारे में थोड़ा समझ लो आप। कॉलन वाले पार्ट के अंदर क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण सर्वाधिक कहां पर होता है, कॉलन वाले पार्ट में होता है। कॉलन की बात करें तो बृहदांत्र बोल सकते हैं हिंदी में बोले तो, ठीक है, या सीकम को उंडुक बोलते हैं, उंडुक
हिंदी में उंडुक बोलते हैं, हिंदी में मत पढ़ो ज़्यादा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर सर्वाधिक जो जल का अवशोषण होता है कॉलन वाले पार्ट में होता है, पानी का अवशोषण हुआ इकोलाई। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर जैसे ही वेस्ट मटेरियल पहुंचा भाई इस पार्ट में, तो यहाँ पर पाए जाते हैं हमारे शरीर के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं हमारे शरीर के अंदर? इकोलाई नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को खाते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको खाते हैं। अब वेस्ट मटेरियल को खाएंगे तो भाई देखो शरीर में पाए जाएंगे तो वो कुछ हेल्प करेंगे, हमारी हेल्प के रूप में ये हमारे वेस्ट मटेरियल को खाते हैं इकोलाई। क्या इकोलाई हमारे जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर में से ये हमारे वेस्ट मटेरियल को खाते हैं, इसके एवज में हमें क्या देते हैं? ये हमें विटामिन B12 और विटामिन के ये भी बनाते हैं। विटामिन B12 और के ये बनाने का काम करते हैं। कौन कौन से? तो इकोलाई बैक्टीरिया ये काम करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका रेक्टम वाला। रेक्टम बोले तो मलाशय, इसके द्वारा जो आपका मल है उसको त्याग दिया जाता है। कभी कभी जब आप मल त्याग नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी समय हो जाता है, तो आपको क्या हो जाती है? कब्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? कब्ज हो जाती है। और देखिए ध्यान सुनिए, उसको बोलते हैं कब्ज बोलते हैं, जैसे जब आप मल त्याग नहीं करते। तो दूसरी बात, एक डायरिया नाम की बीमारी सुनी होगी आपने। डायरिया बीमारी क्या होती है कि जो मल है आपके मल के अंदर वाटर और जो मिनरल्स की संख्या बढ़ जाती है। आपके पानी के ज़्यादा आना और मिनरल्स जिसे दस्त बोलते हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम दस्त। मल के साथ वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा आते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई? डायरिया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? वेस्ट मटेरियल ये समझ में आ गया। मेजेंट्री मैंने बता दिया, ये आपका एक तरीके से ट्राई जंक्शन या ट्राई पॉइंट बोल सकते हैं, ट्राई जंक्शन पॉइंट बोल सकते हैं इसको। ये कहाँ पर स्थित होता है? ये आपका जो यकृत, अग्नाशय और छोटी आंत में स्थित होता है, जिससे जो बीमारियां हैं अनाथ से संबंधित बीमारियों को थोड़ा सा आसानी होगी, हेल्प होगी उनको जांच करने में। हाँ, बैरियाट्रिक सर्जरी क्या है? देखो बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है, ध्यानपूर्वक सुनना। बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है? बैरियाट्रिक सर्जरी होती है कि जो हमारी, ध्यान से सुना, जो बैरियाट्रिक सर्जरी जो हमारी आंत है ना भाई, अब जो छोटी आंत है ना हमारी, हम कुछ लोग इतना बड़ा पेट हो जाता है भाई, थोड़ा सा मैं भी शिकार हो रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना, जिनका पेट ज़्यादा भारी हो जाता है, खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो एक बैरियाट्रिक सर्जरी इनके लिए बेस्ट कुछ एक उपाय कहेंगे जिससे उनका जो मोटापा रुक सके, उनकी प्रॉब्लम दूर हो पाए। उसमें क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई को, इतनी लंबी है तो उसको थोड़ा सा, जैसे 6.5 मीटर है उसको वो 4.5 कर देंगे। अब इतना कर देंगे तो क्या है, उसकी फिर खाने की क्षमता भी कम हो जाएगी क्योंकि स्टोर कम हो पाएगा। तो भाई बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं छोटी आंत को काट कर तो उसकी लंबाई को कम कर देना, कहते हैं, कहलाता है बैरियाट्रिक सर्जरी। ठीक है भाई। हर्निया होगा। बवासीर क्या होता है भाई? बवासीर भी समझ लो। जो बड़ी आंत होती है ना, बड़ी आंत के अंदर से जो रक्त वाहिकाएं हैं वो बहुत ज्यादा बाहर निकल के आ जाती हैं। बड़ी आंत से रक्त वाहिकाएं जब बाहर निकल के आ जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बवासीर या पाइल्स। बवासीर या पाइल्स बोलते हैं किसको? बवासीर या पाइल्स किसको बोलते हैं? जब रक्त वाहिकाएं बड़ी जो आंत है उससे बाहर निकल जाती हैं, जैसे लेटरिन के रूप में, आपको पता होगा कोई ब्लड आता है तो उनको इसी वजह से आता है। उम्मीद करूंगा ये भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको, लगभग 1 घंटा हो गया तो मैंने समझाने की कोशिश की। 5 घंटे की क्लास, कितने घंटे की क्लास होती है? 5 घंटे की, 5 आवर्स की क्लास होती है ऑफलाइन में। अच्छे तरीके से हिंदी इंग्लिश में लिखते हुए, पढ़ते हुए, समझते जाएंगे तो 5 घंटे की क्लास होती है। तो मैंने आपको 1 घंटे में समझाने की कोशिश की, बहुत ही अच्छी कोशिश की है मैंने। तो आपको कोशिश अच्छी लगी हो तो मुझे बताएंगे, और सभी टॉपिक पर, बायोलॉजी के सभी टॉपिक पर मैं इसी तरीके से एक वीडियो के माध्यम से पूरा टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। अच्छा लगे तो भाई मेरा प्रयास, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए, जिससे थोड़ा सा क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है, काम करने में थोड़ा सा एक उत्साह आता है। ठीक है भाई, तो धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो, कोई किसी ने भी ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।